उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन अगर इस देवभूमि को समझना हो तो किसी किताब से नहीं बल्कि पहाड़ के इन गांवों से समझिए। गढ़वाल हिमालय के कुछ गांवों में एक ऐसा समुदाय रहता है जो आम धार्मिक पहचान से अलग दिखता है। ये लोग गढ़वाली राजपूत नेगी है, लेकिन साथ ही सिख गुरुओं को भी मानते हैं। इनके गांव में मंदिर भी है और गुरुद्वारे भी। शादी ब्याह में वैदिक मंत्रों के साथ साथ अरदास होती है और त्योहार हिंदू और सिख दोनों परंपराओं के अनुसार मनाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये परंपरा बनी कैसे और क्या ये आज भी वैसी ही चल रही है। इस रिपोर्ट में हम सिख नेगी समुदाय की उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि गुरु नानक देव जी की हिमालय यात्रा से इनका क्या संबंध माना जाता है। यह समुदाय गढ़वाल में कैसे फैला और आज की बदलती दुनिया में अधूरी धार्मिक पहचान किन चुनौतियों का सामना कर रही है। यह एक ऐसे समाज की कहानी है जहाँ धर्म लोगों को बांटने की बजाय उन्हें साथ जोड़ के रखता है। ये कहानी है उत्तराखंड के सिख नेगियों की। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों में सिख नेगी नाम का एक छोटा समुदाय रहता है, जो एक असाधारण दोहरी आस्था की परंपरा को आज भी निभा रहा है। ये लोग जातीय रूप से गढ़वाली राजपूत परिवार हैं, जिन्होंने सदियों से सिख शिक्षाओं और स्थानीय गढ़वाली रीति रिवाजों का एक साझा मिश्रित रूप अपनाया हुआ है। स्थानीय कथाओं के अनुसार इनके पूर्वज गुरु नानक जी से 15वीं शताब्दी के आसपास संपर्क में आए और उनसे प्रेरित हुए, जबकि साथ साथ वे अपने क्षेत्र की हिमालयी देवताओं और लोक अनुष्ठानों का सम्मान भी करते रहे। इसका परिणाम एक ऐसी जीवित विरासत के रूप में सामने आया जिसमें गुरु नानक के दर्शन और गढ़वाली संस्कृति आपस में गुथे हुए हैं। इससे एक ऐसी अनोखी परंपरा बनी जो न पूरी तरह सिख है और न पूरी तरह हिंदू, बल्कि दोनों का एक मेल है। आगे हम ये भी जानेंगे कि कैसे गढ़वाल की पहाड़ियों में सिख नेगी आए, लेकिन शुरुआत करते हैं गुरु नानक जी के पहाड़ में आने से। स्थानीय परंपरा मानती है कि गुरु नानक देव जी ने लगभग 500 साल पहले अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के दौरान गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। ऐतिहासिक विवरणों में यह भी दर्ज है कि लगभग 1515 ईस्वी के आसपास गुरु नानक हिमालय आए थे, जब वे तिब्बत की ओर एक तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। कहा जाता है कि गुरु नानक जी आज के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में प्रवेश किए और कोटद्वार में ठहरे, जो एक तराई क्षेत्र का कस्बा है, जहां आज भी एक गुरुद्वारा उनकी यात्रा की स्मृति में बना हुआ है। वहां से वे उत्तर की ओर पवित्र ऊंचे पहाड़ों के इलाकों में गए। श्रीनगर में चरण पादुका नाम का एक स्थल है जिसे गुरु के आगमन की निशानी माना जाता है, और बद्रीनाथ में उनके नाम से जुड़ी एक पुरानी धर्मशाला होने का उल्लेख मिलता है, जो वहां उनके ठहरने की स्थानीय स्मृति को दर्शाता है। इतिहास के जानकार के अनुसार बद्रीनाथ में गुरु नानक ने हिंदू साधुओं से संवाद किया और कर्मकांड से पूरी सच्ची आध्यात्मिकता, सनातन धर्म के व्यापक अर्थ पर अपना दृष्टिकोण रखा। उनके सम्मान में वहां एक स्मारक भी बनाया गया था। उत्तराखंड में उनकी यात्राएं पूर्व दिशा की ओर भी फैली। उन्होंने हेमकुंड की अल्पाइन झील और आज के कुमाऊं क्षेत्र के स्थलों का भी भ्रमण किया, जैसे रीठा साहब और ननकमत्ता। इन स्थानों से जुड़ी चमत्कारी कथाएं, जैसे अपने साथी भाई मर्दाना के लिए कड़वे रीठे को मीठा कर देना, आज भी प्रचलित है। बागेश्वर नगर में सरयू नदी के तट पर एक पुराना चबूतरा है, जहां निशान साहिब का झंडा लगा हुआ है और माना जाता है कि वहीं गुरु नानक ने विश्राम किया था। उल्लेख मिलता है कि गुरु नानक ने गढ़वाल की धरती पर यात्रा की और नमो जापो, ईमानदारी से जीवन जियो और समानता का संदेश पहाड़ों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाया। गढ़वाल में गुरु नानक की हिमालय यात्रा के बाद ही सिख नेगी समुदाय की उत्पत्ति को आमतौर पर जोड़ा जाता है। गढ़वाली मौखिक इतिहास के अनुसार 16वीं शताब्दी की शुरुआत में गुरु नानक की यात्राओं के दौरान गढ़वाल के नेगी वंश के कुछ परिवारों ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया। ये परिवार नानक पंथी बन गए, यानी नानक के मार्ग के अनुयायी, जबकि वे अपने हिंदू पड़ोसी के बीच ही रहते थे। पीढ़ियों तक वो सिख गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान करते रहे, साथ ही अपनी गढ़वाली भाषा, पहनावा और स्थानीय देवताओं की पूजा भी बनाए रखी। यह दोहरा पालन समय के साथ साथ एक अलग परंपरा के रूप में विकसित हुआ, जिसे स्थानीय रूप से सिख नेगी कहा जाने लगा। यह शब्द उनकी मिश्रित पहचान को दर्शाता है। नेगी उनके गढ़वाली राजपूत होने को दर्शाता है और सिख गुरु के प्रति उनकी आध्यात्मिक निष्ठा को दर्शाता है। 17वीं शताब्दी में हुई ऐतिहासिक घटनाक्रमों ने भी इस समुदाय को आकार दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, जो धार्मिक दमन का समय माना जाता है, कुछ गढ़वाली राजपूत कुलीनों ने रणनीतिक कारणों से सिख पंथ अपनाया। एक स्थानीय कथा के अनुसार कुछ नेगी राजपूतों ने औरंगजेब के शासन में अस्थायी रूप से सिख धर्म अपनाया। एक और कहानी मिलती है जिसमें एक पंजाबी सिख यहाँ बसने की बात की जाती है।
हलूनी गांव जो सिख नेगी गांवों में से एक है, उस गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 1600 के दशक में उनके पूर्वज सरदार दयाल सिंह पंजाब से गढ़वाल एक मित्र से मिलने आए थे और अंत में वो यहीं बस गए। उन्होंने हलूनी में एक गुरुद्वारा स्थापित किया और जैसे जैसे उनके वंशजों ने स्थानीय परिवारों में विवाह किए, उन्होंने समय के साथ पहाड़ी रीति रिवाजों को भी अपना लिया। इस तरह की कहानियां संकेत देती है कि सिख नेगी समुदाय को बाद के दौर में सिख प्रभाव से और मजबूती मिली, संभवतः गुरु राम राय के माध्यम से, जो गुरु हरि राय के निर्वासित बड़े पुत्र थे और जिन्हें 1675 में गढ़वाल नरेश ने देहरादून में बसने के लिए आमंत्रित किया था। तत्कालीन गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को दून घाटी में भूमि और गांव प्रदान किए थे, जिससे देहरादून एक सिख केंद्र के रूप में विकसित भी हुआ। यह संभावना है कि इस क्षेत्र में गुरु राम राय के डेरे के मौजूदगी ने पहाड़ों में सिख आचरण की वैधता दी और अधिक स्थानीय लोगों को इस आस्था से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक सिख नेगी गढ़वाल के भीतर एक स्थापित लेकिन छोटा समुदाय बन चुके थे। उन्होंने गुरु नानक की स्मृति में गाँव में गुरुद्वारे बनाए और पीढ़ियों से चली आ रही सहजधारी सिख परंपरा को अपनाए रखा। ब्रिटिश काल के अभिलेखों में 19वीं शताब्दी के स्थानीय इतिहासों में कभी कभी गढ़वाल में इन नानकपंथी हिंदुओं का उल्लेख मिलता है, जो अपनी पारिवारिक परंपराओं के हिस्से के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे। सिख नेगियों का बाहरी दुनिया से भी संपर्क रहा। ब्रिटिश शासन काल के दौरान कई गढ़वाली पुरुष सेना में भर्ती हुए और सिख नेगी भी इससे अलग नहीं थे। इस समुदाय के कुछ सदस्य प्रमुख पदों तक पहुंचे। उदाहरण के लिए पिपली गांव के सरदार नारायण सिंह नेगी रियासत सिरमौर में दीवान बने और उनके पुत्र इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में कमांडर के रूप में सेवा की। ऐसे व्यक्तियों को गढ़वाली और सिख दोनों रूप में सम्मान मिला, जो यह दर्शाता है कि समुदाय की दोहरी पहचान को आमतौर पर लोगों ने स्वीकार कर लिया था। आज सिख नेगी समुदाय का केंद्र पौड़ी गढ़वाल के कुछ गांवों में है। इनमें प्रमुख है पिपली, बिजोली और हलूनी, जिन्हें अक्सर सिख नेगी का एकमात्र या मुख्य गांव माना जाता है। इन गांवों में प्रत्येक में एक छोटा गुरुद्वारा है, जहां सिख नेगी प्रार्थना और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए एकत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए पिपली गांव का एक गुरुद्वारा, जिसे स्थानीय रूप से गुरु राम राय के समय का माना जाता है, आज भी समुदाय के लिए एक केंद्रीय स्थल है। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया, हलूनी गांव अपने गुरुद्वारे की उत्पत्ति एक प्रारंभिक बसने वाले से जोड़ता है और इससे आज लगभग 85 परिवार जुड़े हुए हैं। इन गांवों में आस्था का संगम साफ दिखाई देता है। अक्सर एक हिंदू मंदिर और एक सिख गुरुद्वारा एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होते और ग्रामीण दोनों में ही श्रद्धापूर्ण भाव दिखाते हैं। हलूनी में आने वाले कई यात्री देखेंगे कि यहाँ के निवासी स्वयं को सिख कहने के बावजूद पंजाब के सिखों जैसे पारंपरिक छवि में फिट नहीं बैठते। अधिकांश ना पगड़ी पहनते और ना केश रखते हैं और उनके चेहरे किसी भी अन्य पहाड़ी राजपूत जैसे ही हैं। जैसा कि एक बार एक सिख नेगी ने कहा था, हमारे गढ़वाल में ऐसे सिख हैं जिनकी पगड़ी नहीं होती और फिर भी उनके गुरुद्वारे हैं। वे बाकी सभी राजपूत जातियों से विवाह करते हैं। दूसरे शब्दों में सिख नेगी सामाजिक रूप से व्यापक गढ़वाली समाज में पूरी तरह घुल मिल चुके हैं। वे गैर सिख गढ़वाली परिवारों के साथ रिश्तेदारी और विवाह संबंध साझा करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांस्कृतिक रूप से नेगी होना उनके अन्य राजपूतों से जोड़ता है, भले ही उनकी धार्मिक प्रार्थनाएं उन्हें अलग पहचान देती है। कुछ कहानियां ये भी बताती है कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की मिश्रित परंपरा के छोटे छोटे केंद्र रहे हैं। कुछ कथाओं में कुमाऊं और तराई क्षेत्रों में भी सिख नेगी परिवारों का जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए कोटद्वार के पास एक गाँव कुंभी चौर में रहने वाले कुछ नेगी परिवारों के बारे में कहा जाता है कि वे सिखों का कड़ा पहनते हैं और गुरुद्वारे में जाते हैं। इसी तरह रीठा साहिब और नानकपत्ता में मौजूद पुराने नानकपंथी स्तरों के संरक्षण में भी स्थानीय पहाड़ी लोगों की भूमिका रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में सिख प्रभाव की विरासत कहीं व्यापक रही है। यहाँ तथा की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब का भी एक रोचक गढ़वाली संबंध बताया जाता है। कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेमकुंड साहिब के निर्माण कार्य में पंजाबी सिखों के साथ साथ कुछ पहाड़ी सिखों की भी भागीदारी रही थी, क्योंकि वे उस दुर्गम भूभाग से परिचित थे। इस प्रकार भले ही सिख नेगियों की जनसंख्या बहुत कम हो, लेकिन उनकी उपस्थिति उत्तराखंड के कई कोनों में महसूस की जा सकती है, जहां हिमालय हवा में फहराता निशान साहिब और सामान्य पहाड़ी जीवन जीते हुए गुरु नानक को मानने वाले साथ साथ दिखाई देते हैं। सिख नेगी समुदाय का सबसे आकर्षक पक्ष यह है कि उन्होंने सिख धार्मिक सिद्धांतों और स्थानीय गढ़वाली देवी पूजा को कितनी सहजता से एक दूसरे में मिला लिया है। इन दोनों आस्थाओं के बीच किसी टकराव की बजाय समुदाय ने एक ऐसा आचरण विकसित किया है जिसमें दोनों का सम्मान बना रहता है। इन गांवों का दैनिक जीवन हिंदू परंपराओं के अनुसार चलता है, लेकिन सिख गुरु हर समय मार्गदर्शक की भूमिका में उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए हलूनी में यह परंपरा है कि किसी भी शुभ अवसर पर, चाहे नई फसल की कटाई हो, तीज जैसा पर्व हो या किसी परिवार का विवाह, ग्रामीण न केवल सामान्य हिंदू अनुष्ठान करते हैं, बल्कि गुरुद्वारे में निशान साहिब भी फहराते हैं और उनके गुरु का नाम सामूहिक भंडारा आयोजित करते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वे गुरु नानक की गुरु पर्व
और गुरु गोबिंद साहब की जयंती उतनी ही श्रद्धा से मनाते हैं जितना कि दशहरा या दिवाली जैसे हिंदू त्योहार। इस तरह सिख नेगियों ने स्थानीय धार्मिक कैलेंडर के ऊपर सिख परंपराओं का एक ऐसा स्तर जोड़ लिया है जिससे दोनों धर्मों के पवित्र दिन उनके सामूहिक संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। सिख नेगी गांवों का अनुष्ठित जीवन इस धार्मिक संगठन का स्पष्ट उदाहरण है। यदि एक सामान्य विवाह को देखें तो परिवार पारंपरिक गढ़वाली विवाह संस्कार के लिए एक हिंदू ब्राह्मण पंडित को बुलाते हैं जो पवित्र अग्नि प्रज्वलित करते हैं और वैदिक मंत्रों के साथ वर वधु को 7 फेरे दिलवाते हैं। लेकिन सिख नेगी परंपरा में ये फेरे अक्सर गुरुद्वारे के आंगन में निशान साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में कराए जाते हैं। पंडित संस्कृत मंत्रों का पाठ करते हैं और उसके साथ साथ गांव के सिख सेवादार अरदास पढ़ते हैं ताकि दंपति को गुरु का आशीर्वाद भी मिले। माना जाता है कि विवाह तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक दंपति मंदिर और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों के सामने शीश न झुका लें। दोनों प्रकार का प्रसाद बांटा जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार गुड़ और पकौड़े और गुरुद्वारे की रसोई में मिलने वाले कड़ा प्रसाद। पूरी बिरादरी बिना जाति भेद के एक साथ भोजन करती है जो लंगर की उस परंपरा को दर्शाता है जिसमें गुरु नानक की समानता का संदेश दिया था। और इस तरह सिख नेगियों का विवाह देवता और गुरु दोनों का सम्मान करते हुए संपन्न होता है। पहाड़ों में हिंदी परंपराओं के अनुसार मृतक दाह संस्कार नदी के किनारे किया जाता है और 13वें दिन क्रियाकर्म होता है। सिख नेगियों में भी सामान्य गढ़वाली हिंदू रीति रिवाजों का ही पालन करते हैं, लेकिन एक अहम अंतर के साथ। वे ना तो मृतक की और ना ही शोकाकुल परिजनों के बाल मुंडवाते हैं क्योंकि सिख परंपरा में केशों को काटना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वे मृत आत्मा की शांति के लिए गुरुबाणी का पाठ करते हैं, लेकिन साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना और पिंडदान जैसी हिंदू परंपराएं भी निभाते हैं। समय के साथ ये अनुकूलता उनकी सामान्य जीवन प्रणाली बन चुकी है जिन्हें समुदाय के सभी लोग स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। शायद इसका सबसे अच्छा सार स्वयं ग्रामीणों के शब्दों में ही मिलता है जो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ सिख गुरुओं की भी पूजा करते हैं। उनके घरों में अक्सर एक और देवी देवताओं की तस्वीर वाला पूजा कक्ष होता है और दूसरी ओर गुरु ग्रंथ साहिब या पवित्र शब्दों के लिए एक अलग स्थान। रात की प्रार्थना के समय गांव के स्थानीय देवताओं के लिए गाए जाने वाले गढ़वाली भजन गूंजते हैं और उसके बाद सिख शब्दों के कीर्तन होता है जो एक ही दिव्य सत्य के प्रति 2 अलग अलग सांस्कृतिक भाषाओं की भक्ति का अभिव्यक्ति है। आस्थाओं का यह सहज मेल सिख नेगी समुदाय को एक धार्मिक सौहार्द की पहचान देता है। आसपास के हिंदी गांवों के लोग कभी कभी उनके सिख त्योहारों में शामिल होते हैं और सिख नेगी भी हिंदू पर्वों की सामूहिक परंपराओं में भाग लेते हैं। स्वयं को बटा हुआ मानने की बजाय वे इस विचार को जीते हैं कि एक ही समुदाय के भीतर एक से अधिक धार्मिक निष्ठाएं शांति से अस्तित्व में रह सकती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक समन्वय की एक प्रमुख विशेषता है। दिलचस्प बात तो यह है कि उनके कुछ स्थानीय रीति रिवाज भोजन से भी जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए जब कोई लंबे समय बाद घर लौटता है या कोई मेहमान गांव आता है तो सिख नेगी परंपरा के अनुसार सभी को गुड़ यानी भेल बांटा जाता है जो गुरु के स्मरण से मिलने वाली मिठास और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। यह दिखाता है कि गढ़वाली सामाजिक परंपराओं से सिख आध्यात्मिकता भाव कैसे घुल गया है। भाषा, पहनावा और भोजन के अलावा उनके अनुष्ठानों और लोक कला में भी गढ़वाली पहचान सबसे स्पष्ट रूप से झलकती है। सिख नेगी सभी प्रमुख गढ़वाली लोक पर्वों को मानते हैं। वे जनवरी में होने वाली उत्तरायणी, बसंत के स्वागत में फूलदेई और नवरात्रि हो या दशहरा उतनी ही आस्था से मनाते हैं जितना कि गुरु नानक की गुरुपर्व। कुछ सिख नेगी गाँव में जागर लोकगीतों में सिख विषय भी शामिल हो गए हैं। उदाहरण के लिए गुरु राम राय से जुड़ी कथाएं गढ़वाली में गाई जाती है और उन्हें लगभग एक स्थानीय संत की तरह देखा जाता है। समुदाय की लोक कथाओं में पौराणिक कथाएं और सिख साखें दोनों शामिल है जिन्हें मातृभाषा में सुनाया जाता है। बुजुर्ग बच्चों को हरिद्वार में गुरु नानक द्वारा नदी की धारा मोड़ने की साखी सुनाते हैं और उसी सांस में अपने स्थानीय देवता की कथा भी सुनाते हैं। एक हालिया लेख में सिख नेगी गांव पिपली को सिंहों की पिपली कहा गया है, जहां सिंह सिख पहचान का प्रतीक है। लेकिन गांव के जीवन का वर्णन पूरी तरह गढ़वाली ग्रामीण संदर्भ में किया गया है। बाहर से देखने वालों को यह गांव किसी भी अन्य गढ़वाली बस्ती जैसा लगेगा जब तक उसकी नजर किसी तीर्थ के ऊपर फहराते केसरिया त्रिकोणीय सिख ध्वज पर न पड़े। वही ध्वज और पास में बस्ती मंदिर की घंटियां इस पहचान को समेटे हुए दोहरी भक्ति का एक दृश्य रूप है। तो ये थी उस समुदाय की कहानी जहाँ धर्म लोगों को बांटता नहीं बल्कि एक करता है और इसीलिए इस भूमि को देवभूमि का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ सबका सम्मान किया जाता है। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आपको ये जानना है कि क्यों पहाड़ों में मुसलमान जागर लगाते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं जहां हमने तथ्यों के आधार पर बताया है कि पहाड़ों में मुसलमान जागर क्यों लगाते हैं। और ऐसे ही पहाड़ से जुड़ी जानकारियों के लिए घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।